देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी और इसी के साथ में एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये कुछ फैक्टर्स हमने पहले डिस्कस किए थे। इसी के साथ में कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कोलिजन थ्योरी के अंडर आएंगे। सब सिंपली अगर कोलिजन थ्योरी की बात करें तो कोलिजन थ्योरी डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे आपस में। जब उनके बीच में टकराव होगा, कोलिजन होगी, तब वो प्रोडक्ट बनाएंगे और इसी के बेसिस पे ये कोलिजन थ्योरी आगे प्रोसीड करेगी। सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन थ्योरी जो है ये बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, इस थ्योरी में एक्चुअली ये गैसी स्टेट जो है मॉलिक्यूल्स की या किसी मैटर की, उनके फीचर्स के बारे में बात करती है। काइनेटिक थ्योरी जो है गैसेस की, गैस के मॉलिक्यूल्स के फीचर्स की बात करती है। इसमें ये बोलती है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं और जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। और ये कोलिजन जो है, जब इनकी गैसेस मॉलिक्यूल की कोलिजन होती है तो ये एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया कि इनकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिजन जो है इफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन है और इनकी एनर्जी जो है एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन के लिए जो कोलिजन थ्योरी दी गई है वो भी इसी से ड्राइव की गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की। देखो, सबसे पहले एक रिएक्शन को होने के लिए फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं, रिएक्टेंट जो हैं, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोलिजन होनी चाहिए। कोलिजन होनी चाहिए टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन, टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन या प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होंगे वो कोलाइड करने चाहिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास एक रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर में एक यूनिट वॉल्यूम, मतलब अगर सपोज करो आपने 100 ml का रिएक्शन मिक्सचर लिया हुआ है, उसका 1 ml हो गया उसका 1 यूनिट वॉल्यूम। उसके 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं? नंबर ऑफ कोलिजन्स, किसकी कोलिजन्स? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की। नंबर ऑफ कोलिजन्स रिएक्शन मिक्सचर में पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। ठीक है, कितनी कोलिजन्स हो रही हैं पर यूनिट वॉल्यूम इन 1 सेकेंड ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर, ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कि कितनी कोलिजन्स हो रही हैं 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में, इसको डिनोट करते हैं हम Z से। अभी तक क्या पढ़ा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइड करने चाहिए, तभी ही प्रोडक्ट बनेगा या केमिकल रिएक्शन होगी। एक रिएक्शन मिक्सचर में पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं ऐसी पर सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्शन मिक्सचर में जितनी कोलिजन्स हो रही हैं उस प्रोपोर्शनल में आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलता है। हम बात क्या कर रहे थे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा। फिर मैंने आपको बोला कि कितनी कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम में हो रही है उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसी एक रिएक्शन में आपको मिल रही है उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलता है।
उस प्रोपोर्शनली रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलता है, उससे काफी कम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब इसका मतलब सारी कोलिजन से रिएक्शन नहीं हो रही है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया, जितनी कोलिजन हो रही हैं उतनी कोलिजन से आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। उस कोलिजन फ्रीक्वेंसी में से कुछ ही कोलिजन हैं जो प्रोडक्ट बना पा रही हैं, और वो कोलिजन्स जो प्रोडक्ट को बना पा रही हैं या जिनसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, उन कोलिजन्स को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। टोटल कोलिजन में से कितनी कोलिजन एक प्रोडक्ट बना रही हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं, हम इसको इधर लिख लेते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रही हैं, या उसी हिसाब से भी रेट ऑफ रिएक्शन आपका होगा, उनको बोलते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन। और किसी एक कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बनने के लिए दो फैक्टर पास करने होते हैं, या दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगी या नहीं। तो वो दो फैक्टर कौन से हैं? सबसे पहले एनर्जी और दूसरा ओरिएंटेशन। देखो, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किसी कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बनने के लिए दो फैक्टर की बात की गई है, एक तो एनर्जी और दूसरा ओरिएंटेशन। एनर्जी किसकी? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, जो कोलाइड कर रहे हैं, जिनकी कोलिजन हो रही है, उनकी एनर्जी की बात, और दूसरा उनकी ओरिएंटेशन की बात। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं आपस में। तो इन दो फैक्टर्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब कोई कोलिजन ये दो फैक्टर सेटिस्फाई करेगी, वही इफेक्टिव कोलिजन होगी, और उसी कोलिजन से आपको प्रोडक्ट बनेगा, और उसी से हिसाब से आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले इन दो फैक्टर्स की बात करते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले एनर्जी फैक्टर की बात करते हैं। किसी कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए सबसे पहले एनर्जी फैक्टर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन के दौरान थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोसेस करेगा या इससे ज्यादा, ये एक मिनिमम एनर्जी की डिमांड है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी मिनिमम एनर्जी उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए जो कोलिजन कर रहे हैं। अगर उनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी या उससे ज्यादा एनर्जी होगी, तो वो उनकी कोलिजन एक इफेक्टिव कोलिजन हो सकती है। अभी हो सकती क्यों? क्योंकि दूसरा फैक्टर भी डिटरमाइन करेगा, वो है ओरिएंटेशन का। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो वो कोलिजन एक इफेक्टिव कोलिजन हो सकती है। अब बात करते हैं कि पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी का काम क्या है, उनको क्यों मिनिमम एक एनर्जी चाहिए एक कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखो, एक्चुअली जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, एक्चुअली उसमें होगा क्या? कोलिजन के बाद उनको अपनी जो पहले वाली आइडेंटिटी है, जो अपनी आइडेंटिटी है, जो उनके बीच में अपनी बॉन्डिंग है, उसको तोड़ना पड़ेगा और नई बॉन्ड बनानी पड़ेगी ताकि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन सके। तो एक्चुअली हमें क्या करना होता है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलिजन के दौरान होता क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो ओल्ड बॉन्ड्स होती हैं वो टूटती हैं और नई बॉन्ड्स बनती हैं। नई बॉन्ड किसके लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। वही मॉलिक्यूल फिर प्रोडक्ट बनेगा, या वही जो आपका पास कंपाउंड आएगा वो प्रोडक्ट होगा। तो नई बॉन्ड तोड़नी, नई बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड की ब्रोकन डाउन, और जो नई बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन होने के लिए हमारे पास एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो मिनिमम एनर्जी नहीं होगी तो ना हमारे पास जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट की वो टूट पाएंगी और ना ही नई बॉन्ड्स बन पाएंगी। तो वो कोलिजन जो होगी वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपको प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो एनर्जी फैक्टर क्या हो गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कोलिजन के दौरान
एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके लिए काम आती है? उनकी ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए, ताकि नई बॉन्ड बन सके, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो एनर्जी फैक्टर समझ आ गया। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और है। जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की थी, मैंने आपको बोला था कोलिजन के दौरान, कोलिजन जो होती है मॉलिक्यूल्स की, वो एक इलास्टिक कोलिजन होती है। उसमें एनर्जी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में या कोलाइडिंग मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक रिएक्शन मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी। तो इसका मतलब जितनी भी कोलिजन्स हो रही हैं उनमें से जो मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी कैरी करते होंगे, उन्हीं की कोलिजन एक इफेक्टिव कोलिजन हो सकती है। ठीक है, इन सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनके बीच में कोलिजन के दौरान जो उनकी इलास्टिक कोलिजन है वो एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी के पास ज्यादा एनर्जी होगी, किसी के पास कम एनर्जी होगी, और वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट बनाएंगे। बात समझे? ये होगी हमारे पास एनर्जी की बात। अब इसके बाद, अच्छा, एनर्जी की जो बात है इसको हम इससे भी समझ सकते हैं। सपोज करो जैसे ये मेरे पास एक पेन है, मार्कर है, इस मार्कर को एक प्रोसेस है कि इसको हमने कैप क्लोज करनी है, और कैप क्लोज करने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत है टाइटली कैप क्लोज करने के लिए। अगर ये कैप जो है उस एनर्जी से अगर इसके ऊपर हम नहीं प्रेस करेंगे तो ये टाइटली क्लोज नहीं होगी। अगर हम इसको लूज एनर्जी या कम एनर्जी से करेंगे तो ये लूज रह जाएगी कैप। इसको एक मिनिमम एनर्जी से ही अगर प्रेस करोगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। सिंपली उसी तरह से ये वाला भी आप प्रोसेस समझ सकते हो एनर्जी फैक्टर के लिए, एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए या प्रोडक्ट बनने के लिए। समझ गए? तो एक मिनिमम एनर्जी की क्या जरूरत पड़ेगी इधर। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर है हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर। देखो, ओरिएंटेशन फैक्टर, अगर इसको भी हम इस मार्कर की मदद से समझें, अगर सपोज करो यही प्रोसेस है कि इसको हमने कैप बंद करना है, इस मार्कर को, इसकी कोलिजन कितने तरीके से हो सकती है? बहुत तरीके से हो सकती है। अगर मैं इन पेन और इसकी कैप को इस तरीके से कोलाइड करूं तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही अगर इनकी कोलिजन हो पाएगी तभी जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। वैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होनी चाहिए ताकि उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एस्टेब्लिश हो सके, या बॉन्ड, नई बॉन्ड जो बननी है वो बन सके। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो नई बॉन्ड बननी है, तो अगर वो एटम्स एक दूसरे के पास पास नहीं आएंगे या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोलाइड नहीं करेंगे तो नई बॉन्ड नहीं बन पाएगी और प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, NO2 के दो मॉलिक्यूल जुड़ के N2O4 बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक्चुअली बॉन्ड बनती है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनती है। हम अगर इसको इस तरह से समझे कि NO2 का मॉलिक्यूल इस तरह से है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, सॉरी एटम है। ठीक है, ये एक NO2 है। अब दूसरा भी NO2 बना लेते हैं, ये ऑक्सीजन आगे दो और बीच में आगे नाइट्रोजन। एक्चुअली जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसमें वो होती है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। अगर ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे आपस में, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तभी बॉन्ड एस्टेब्लिश हो पाएगी। अगर सपोज करो ये मॉलिक्यूल इस तरह से कोलाइड करता है, इस तरह से इस डायरेक्शन में इसके साथ कोलाइड करता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन का एटम, सॉरी, ऑक्सीजन का एटम नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आएगा, तो इनके बीच में तो बॉन्ड बननी नहीं है। बॉन्ड कब बनेगी? जब नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तब बॉन्ड बनेगी। तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में टकराएंगे तो तभी जाके बॉन्ड बन पाएगी और N2O4 ये मॉलिक्यूल बन पाएगा। सिंपल। तो एक ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए जब वो कोलिजन कर रहे हैं, तब जाके वो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो सिंपली बात क्या है कि हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। मतलब इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या हो गया? वो कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को
डिटरमाइन कर रही हैं। तो एक कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बनने के लिए दो फैक्टर से निकलना पड़ता है, एक एनर्जी फैक्टर, एक ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या हो गया कि मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए उनके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की कोलिजन के दौरान। और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअली किस काम के लिए आती है? उनकी ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए और नई बॉन्ड बनाने के लिए। और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब जो जिन एटम्स के बीच में नई बॉन्ड बननी है वो आपस में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे के टकराव में आए या एक दूसरे के कोलिजन या एक दूसरे के पास आए, तभी जाके बॉन्ड फॉर्मेशन एस्टेब्लिश हो पाएगी और प्रोडक्ट बन पाएगा। तो एक ओरिएंटेशन फैक्टर है। तो एक कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बनने के लिए ये दो फैक्टर सेटिस्फाई करेंगे, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जितनी आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन है या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा इफेक्टिव कोलिजन के हिसाब से। तब हम बोल सकते हैं सारी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन थ्योरी। समझ गए? देखो, इसी के साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंपैक्ट करता है। जब हमने टेम्परेचर फैक्टर की बात की थी इनिशियली, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इंपैक्ट करता है, उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन ली थी इसकी, और उसमें मैंने आपको बताया था जब हम कोलिजन थ्योरी को पढ़ेंगे उसके बाद टेम्परेचर को आप इजिली समझ सकते हो कि किस तरह से टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अगर जनरली बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और हर एक 10 डिग्री राइज करने पे, 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है या रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है। एवरी 10 डिग्री राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक्चुअली ये चीज जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन का एट T डिग्री सेल्सियस और रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। अगर ये रेशो आप निकालोगे, ये आपको हमेशा 2 या 2 से ज्यादा आएगी टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी रिएक्शन के लिए। मतलब 10 डिग्री राइज करने पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो आपके पास डबल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया कि हर एक 10 डिग्री राइज करने पे आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है या उससे ज्यादा होता है। इसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये चीज एक्सप्लेन होगी कोलिजन थ्योरी से। अब हमने कोलिजन थ्योरी को पढ़ लिया अच्छी तरह से, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। हमने कोलिजन थ्योरी में देखा, कोलिजन थ्योरी में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी हो रही हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो था Z, और इसी के साथ में दूसरा फैक्टर था इफेक्टिव कोलिजन, है ना। हर एक कोलिजन नहीं, उसमें से भी इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स व्हिच आर इफेक्टिव, या जो जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है, जब दो फैक्टर्स को जो मीट आउट कर रही है, एक ओरिएंटेशन को, एक और एनर्जी फैक्टर्स को। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आया कोलिजन थ्योरी का। अब इसी के बेसिस पे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सिंपली अगर बात करें, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोशन इंक्रीज होगा। सिंपली काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? मॉलिक्यूल की एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ज्यादा मोशन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मोशन। अगर ज्यादा मोशन है उनके बीच में तो उनके बीच में टकराव भी ज्यादा होगा, मतलब कोलिजन भी ज्यादा होगी। तो अगर कोलिजन ज्यादा है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। सिंपल। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। सिंपली हम ये बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन इंक्रीज हुआ, मोशन इंक्रीज हुआ तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। मगर अगर हम बात करें
टेम्परेचर इंक्रीज की और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। अगर हम टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से 10 डिग्री राइज करें तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ 3% इंक्रीज होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3% इंक्रीज होगी। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3% इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी 3% इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी परसेंट से 3% इंक्रीज होगा। मगर हम बात कर रहे हैं कि एवरी 10 डिग्री राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन डबल का होने का मतलब हो गया अगर x है तो x से 2x हो गया, तो ये तो 100% हुआ, ये तो 100% इंक्रीज हुआ। मगर अगर टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की बात करें तो सिर्फ 3% इंक्रीज करता है हर एक 10 डिग्री राइज करने पे। तो इसका मतलब सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ 3% या वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की और वो है डबल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो जाता है 10 डिग्री राइज करने पे। वो कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम इफेक्टिव कोलिजन से। देखो, जब हमने इफेक्टिव कोलिजन की बात की थी तो इफेक्टिव कोलिजन में हमने बात की थी एक मिनिमम एनर्जी की जिसको हम बोलते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ताकि उनकी ओल्ड बॉन्ड टूट सके और नई बॉन्ड बन सके। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। इस चीज को स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि जो 10 डिग्री राइज करने पे जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो वो डबल हो जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब इफेक्टिव कोलिजन डबल हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। सिंपली बात क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इफेक्टिव ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर है, और जब हम T+10 पे देखेंगे तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है या उसके बराबर की एनर्जी है वो इसके कंपैरिजन में डबल होंगे। तो डबल होंगे तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल होगा। इसको हम स्टडी करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर्व के अंडर। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर्व, ये इफेक्टिव कोलिजन किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर रही है या कैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की डबल हो जाती है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पोजेस थ्रेशोल्ड एनर्जी एट T+10 डिग्री सेल्सियस पे वो डबल हो जाता है, वो हम स्टडी करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इस ग्राफ के अंदर। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी प्लॉट होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी E, एक पर्टिकुलर एनर्जी उनकी, उस फ्रैक्शन से वर्सेस एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनर्जी E और एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में ये प्लॉट होगा। इसमें जब हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी वो डबल हो जाता है जब हम 10 डिग्री राइज करेंगे, और उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर देता है। सिंपली बात समझे, इफेक्टिव कोलिजन डबल होने वाली है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। देखो, इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सिस पे ले लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनर्जी E और एक एक्सिस पे ले लेते हैं एनर्जी E। ठीक है, इस एक्सिस पे ले लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन जिनमें मॉलिक्यूल में एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी E है। अगर हम बात करें, सपोज करो इधर हम रख लेते हैं E1 एनर्जी है मॉलिक्यूल्स में, इधर बात कर लेते हैं E2 एनर्जी, इधर बात कर लेते हैं E3, E4, वैसे E5, और इस E4 एनर्जी को कंसीडर कर लेते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? इफेक्टिव कोलिजन की थ्रेशोल्ड एनर्जी है।
थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस E4 से ज्यादा होगी वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। सिंपल। ये मॉलिक्यूल, ये वाली एनर्जी, हमने एनर्जी इस तरफ इंक्रीज कर रहे हैं ना, E1 E2 E3 E4। E4 मान लेते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो पाएंगी, या इससे ज्यादा की एनर्जी। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दिस एनर्जी या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग दिस एनर्जी, वो हम इस तरफ प्लॉट करते हैं। सपोज करो हम 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। क्या करते हैं? 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और 100 मॉलिक्यूल में से सपोज करो 100 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी E है। क्या है? E1। इतनी एनर्जी है, हमने उसके सामने प्लॉट कर लिया। वैसे ही 100 में से 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसकी एनर्जी E2 है, तो उसके सामने का प्लॉट बन जाएगा ये। ठीक है। 100 में से अभी कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 10 और 5 15 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात कर ली हमने। 100 में से 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी E3 है। E3, इसको 20 इधर रख देते, ये आ गया आपके पास E3। ठीक है। अब बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी E4। ठीक है। सपोज करो इधर 20 और 10 के बीच की बात कर लेते हैं हम। ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ पहले राइज करेगा। ठीक है। 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं और इसी के आसपास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, और उसके बाद यहां से आगे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इस रेंज के आगे के मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, इनके पास E4 से ज्यादा एनर्जी। ठीक है। और उनका नंबर कितना, उनका फ्रैक्शन कितना है? इसी के बीच में फ्रैक्शन है उनका। ठीक है। जिनकी एनर्जी इससे ऊपर है। तो सपोज करो इस तरह से पहला ग्राफ बनता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे बात करते हैं अगर। ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अब अगर हम दूसरा प्लॉट करते हैं T + 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया हमने? 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल E1 एनर्जी लेके, जिनकी पास पहले E1 एनर्जी थी, अब जब 10 डिग्री राइज कर लिया टेम्परेचर, तो उनकी एनर्जी क्या होगी? E1 से ज्यादा हो जाएगी। सपोज करो पहले E1 पे थे 100 में से 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी E1 थी। अब क्या होगा? 100 में से हो सकता है 1 या 2 मॉलिक्यूल ही बचे होंगे जिनकी एनर्जी E1 होगी। तो वो 100 में से 5 या 2, 5 से कम मतलब 2, वो नीचे आएंगे, तो उसका प्लॉट आएगा इधर E1 के बिल्कुल अगर बराबर की बात करें यहां पे। वैसे ही E2 की बात करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी E2 बची हुई है। तो पहले थे अगर 10, तो अब 10 से कम ही होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, मतलब उनके पास जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हुई। तो अब पहले E2 मॉलिक्यूल्स कितने थे? 100 में से 10 थे, अब उससे कम होंगे। तो कम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो वो भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ग्राफ। वो भी पॉइंट क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना इसके कंपैरिजन। पहले यहां पे था, ये था, अब नीचे आ गया। वैसे ही हर एक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, वो क्या हो जाएंगे? कम कम होते जाएंगे। और जो सेकंड ग्राफ आपके पास आ जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे, वो आपके पास ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। वो ग्राफ आपके पास क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स E4 एनर्जी को पार कर जाएंगे, इसके आगे चले गए, वो सारे के सारे कोलिजन जो होगी इफेक्टिव कोलिजन करवाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन होगी इफेक्टिव कोलिजन होगी। तो आप इस ग्राफ में सिंपली क्या देख रहे हो कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी वो भी इंक्रीज हुई, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी एनर्जी E4 से ज्यादा है, उनका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से आएगा। अब इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, इन दो एनर्जी से आपने ये समझ लिया ना कि ये फ्लैट हुआ ग्राफ। पहले ये शार्प था, अब ये डाउन आया। जब डाउन आया तो ग्राफ क्या हो गया? फ्लैट हुआ। जब टेम्परेचर कम है तो ग्राफ कैसा है? शार्प ग्राफ है ना। और जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ग्राफ कैसा हो गया? डाउन आया और थोड़ा सा फ्लैट हुआ। फ्लैट होने की वजह से क्या हो गया कि E4 एनर्जी, मतलब ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के पार करने वाले मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स आएंगे इस एरिया में,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इस एरिया में आएंगे वो सारे के सारे कोलिजन कैसी करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। अब जब टेम्परेचर टी वाला टेम्परेचर वाला ग्राफ ये है, उसके अंडर ये वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि शार्प ग्राफ आया था, उसके अंडर एरिया ये आया, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे उनकी कोलिजन इफेक्टिव होगी। अब जो दूसरा ग्राफ आया आपके पास T+1 T+10 का, उसमें जो एरिया आएगा, इस एरिया में जितनी भी कोलिजन होंगी वो सारी की सारी इफेक्टिव कोलिजन होगी। और ये एक्सपेरिमेंटली जब प्लॉट करके देखे गए हैं तो ये वाला एरिया जो है, इस एरिया से, टोटल एरिया से जो T+10 डिग्री सेल्सियस का आएगा वो उसका आधा होता है। मतलब ये जो T+10 का जो एरिया है ये डबल है T वाले के एरिया से, क्योंकि यही वाली कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होंगी। तो ये वाला एरिया इस टोटल एरिया से आधा है, या ये बात कर सकते हैं ये पूरा एरिया जो है इस एरिया से डबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव कोलिजन जो होंगी, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग द इफेक्टिव कोलिजन, या जिनकी कोलिजन के दौरान एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, वो डबल है। तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब इफेक्टिव कोलिजन आपके पास डबल होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल। तो सिंपली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से 10 डिग्री राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी से नहीं, इफेक्टिव कोलिजन से बता सकते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन कब कोलिजन इफेक्टिव होगी, जब उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी। और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग, या फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, वही इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। और वो उनका जो एरिया है वो बढ़ जाता है जैसे हम T+10 डिग्री सेल्सियस करते हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, तो वो उसका जो एरिया है वो डबल है। ठीक है, सिंपल। जब इसका प्लॉट करते हैं तो ये डबल होता है, तो उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन जो है वो डबल हो गई है जब वो T डिग्री पे थी एज कंपेयर टू T+10 डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस में डबल हो जाएगा। समझ गए? तो ये है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि किस तरह से 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, समझ गए इसको? इस वीडियो में इतना ही।